हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपन ने अभी तक ना रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट का रिवीजन शुरू किया था, जिसमें अपन ने अपना पहला स्टैंडर्ड पूरा कर लिया था, SRS 4400, दैट इज रिलेटेड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। कौन सा अपना स्टैंडर्ड बचा है? SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अपना मीनिंग। क्या मीनिंग है इसका? SRS 4410 deals with practitioners' responsibilities when engaged to assist management with preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance on that information, and to report on engagement as per this SRS. It even applies to compilation engagements for other than historical financial information and non-financial information. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि बेसिकली ये क्या होता है। अगर आप नॉर्मल ऑडिट की बात करोगे तो उसमें एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करके देंगे, एंड हम बस उससे बैठ करके रिव्यू एंड चेक करेंगे। तो ये जो प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन का काम है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये भी मैं खुद नहीं करूंगा, ये भी मैं किसी सीए से करा लूंगा। तो बस जो मैनेजमेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसी सीए को अगर ट्रांसफर कर दी, तो इस केस में वो क्या बन गया हमारा? कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। बहुत ही सिंपल सा है कि अगर एक सीए खुद बैठ करके किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है, उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके पूरा प्रॉपर्ली प्रेजेंट एंड प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे हम अपना कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं। बस लास्ट में इसने एक लाइन ऐड कर दी कि देखो, जो हमारे ऑडिटर को चाहिए होता है वो होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा भी अगर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर उसे भी कंपाइल किया जा रहा है तो वो भी इसी स्टैंडर्ड में फॉल करेगा, यानी कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ही फॉल करेगा। देखते हैं क्या लिखा है आगे। What is compilation engagement? क्या लिखा हुआ है? Compilation engagement is an engagement in which practitioner। अब देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, तो मैंने जब अपना SRS 4400 का आपको रिवीजन कराया था, तो उसमें मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट बोला था कि कई जगह आपको ऑडिटर बोलना होगा, कई जगह आपको प्रैक्टिशनर बोलना होगा। तो देखो यहाँ पे अपना आ गया, यहाँ पे ऑडिटर वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे अपना प्रैक्टिशनर वर्ड यूज हुआ है। तो आपको यहाँ पे भी इसे लिखना होगा प्रैक्टिशनर, क्योंकि अब आप इस स्टैंडर्ड का जब भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे तो हम वहाँ पे ऑडिटर यूज नहीं करोगे, आपको वहाँ पे प्रैक्टिशनर ही यूज करना है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पहले ही प्रैक्टिशनर लिख दिया, तो क्या अब इस केस में जो हमारा स्टैट ऑडिटर होता है वो इसे कर सकता है? द आंसर इज नो भाई, लॉजिकल सी बात है। भाई उसको तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने कंपाइलेशन एंगेजमेंट के थ्रू वापस से उसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्ट कर दी कि भाई तू ही बना, तू ही चेक कर। भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसे कोई भी ऑडिटर ऑफ द कंपनी नहीं तो कंपाइल कर सकता है, ये कोई अदर और अदर देन ऑडिटर ही कर सकता है, या फिर कोई अदर स्कील ही कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अग्रीड अपॉन प्रोसीजर होंगे तो वो मे बी कैन बी डन बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट कंपाइलेशन एंगेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? आगे चलते हैं अपन। क्या लिखा हुआ था हमने? Compilation engagement is an engagement in which practitioner applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the preparation and presentation of financial information of the entity as per the applicable FRFA। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्पस, क्या पर्पस है इसका? मतलब हम ये पर्टिकुलर कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है? टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन लॉज एंड रेगुलेशन। देखो भाई, जैसे अगर ऑडिट कराना जरूरी है तो सबसे पहले तो हमने वही हो गया पर्पस कि अगर आपको ऑडिट करानी है प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने होंगे, तो वो आप किसी सीए से बनवा रहे हो, तो वो एक पर्पस हो गया अपना। For purposes unrelated to mandatory financial reporting under relevant laws and regulation। अब क्या बात हो रही है? अदर देन द मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके अलावा और क्या क्या पर्पस हो सकते हैं? फॉर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के लिए भी कंपाइलेशन हो सकते हैं। प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस एप्रोप्रिएट फॉर देयर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब थोड़ा सा बेस चेंज हो सकता है कि उनको एक पर्टिकुलर बेस के ऊपर ये कंपाइलेशन चाहिए हो, तो जो उनके क्राइटेरिया होगा, उनका जो बेसिस होगा, उसके बेसिस पर अगर हमने उन्हें कंपाइलेशन करके दिया है, तो वो भी हमारा इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट में फॉल करता है। ये उसका वन ऑफ द पर्पस है। Such as preparation of financial information for internal use, for periodic financial reporting undertaken for external parties, मतलब किसी laws and regulations के लिए नहीं, external parties के लिए under any contract or other any form of agreement, such as financial information provided to funding body to support provision or continuation of a grant। मतलब हमने जो भी हमें ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से, उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके देनी थी, तो वो अगर किसी सीए ने अगर करके दिया है तो वो भी हमारे वन ऑफ द पर्पज में फॉल करेगा। फॉर ट्रांजेक्शन पर्पजेस, भैया अगर ऐसे मर्जर एक्विजिशन हो रहे हैं तो उसके इसमें हमें बहुत सारे अपने ना वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने होते हैं, जिसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं कि हुए तो नहीं हो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी हमें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो अगर वो भी काम अगर किसी सीए ने करके दिया है तो वो भी हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट में फॉल करेगा। A compilation engagement is not an assurance engagement। वही सेम बात की, ये assurance नहीं है, इसमें हम कोई भी अपनी ओपिनियन या रिव्यू नहीं दे रहे हैं, कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। It does not require practitioner to verify accuracy or completeness। भाई practitioners में कोई भी accuracy completeness of the data नहीं चेक करेगा, बस होता है ऐसे कि हम मुझे डेटा दो, मैं ऐसे जो होता है ना एक सेट पैटर्न इसमें जमा के दे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव। अब इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्लाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज टू असिस्ट मैनेजमेंट। भाई ये सेम बात ही, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग। मतलब बेसिकली वही दो ऑब्जेक्टिव्स आगे, सबसे पहला असिस्ट मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, एंड दूसरा का रिपोर्ट ऑन द एज पर द एप्लीकेबल एसआरएस। फिर आगे क्या है? स्कोप। इट इन्वॉल्व्स असिस्टिंग मैनेजमेंट। भाई सेम लाइन भाई आप लोग देख लो, आप अगर एक लाइन पे करते हो तो वो कितनी जगह आपकी काम आ रही है। भाई सेम लाइन को बार बार कर लोगे तो कितना ही अच्छा है। It involves assisting management in preparation and presentation of entities' financial information as per the FRF. Responsibility of management includes application by management of judgment required for preparation and presentation of financial information, including selection and application of appropriate accounting policies and developing रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है कि नॉर्मली मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसमें से हम कुछ अपने दूसरे सीए पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी है उससे तो आपको कंप्लाई करना ही होगा, लेकिन इस केस में भी आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, अनलेस रिक्वायर्ड बाय एनी लॉज एंड रेगुलेशन। In complying with code of ethics, threats to practitioners' compliance with relevant ethical requirements are required to be identified and appropriately addressed। देखो अदर देन इंडिपेंडेंट जो भी उनकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उनसे तो कंप्लाई करना पड़ेगा, और उस पर भी अगर कोई थ्रेट्स है तो वो आपको आइडेंटिफाई करके उसे मिटिगेट करना होगा। Independence requirements do not apply to compilation engagements. However, laws and regulation may specify requirements for the same. आगे क्या लिखा हुआ है? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड दी कंटिन्यूएंस। क्या लिखा हुआ है इसमें? प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। भाई आपको एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करना है अनलेस प्रैक्टिशनर हैज अग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। भाई सेम बात आ गई जो अपन ने एसआरएस 400 में पढ़ी थी कि जब तक आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री नहीं हो जाए तब तक आपको इस एंगेजमेंट को अग्री नहीं करना है। ये तो भाई हर ही एंगेजमेंट की बात है, वेदर ऑडिट, वेदर रिव्यू और वेदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, की हमें पहले अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करने होते हैं, उसी के बाद हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज जब तक हम नहीं करते हैं। इंटेंडेड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई इसका यूज क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो मुझे बताओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ। भाई किस एफआरएफ के बेसिस पे मुझे एएस इंडेक्स किसके बेसिस पे बनानी है इंफॉर्मेशन, वो भी मुझे बताओ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, वो भी मुझे बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रैक्टिशनर। भाई मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कोई ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ इंटेंडेड यूज एंड इंटेंडेड यूजर्स। भाई देखो जो ये इंफॉर्मेशन है वो जाएगी जो भी उनके यूजर्स है, लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट ने किसी और को डेलीगेट कर दी वो बात डिफरेंट है, लेकिन आगे जो फेस पे दिखेगा वो तो मैनेजमेंट की है। तो हमेशा यही बोला जाएगा कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस कंपाइलेशन में कोई भी प्रॉब्लम निकलेगी ना तो मैनेजमेंट ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई ये मैंने नहीं बनाया, इस सीए ने बनाया, इससे बात करो। भाई तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, भले तुमने किसी और से काम करा है लेकिन चेक तुम्हें करना चाहिए था कि ये प्रॉपर एकदम सही है या नहीं है। तो जो भी यूजर्स है उनके लिए आंसरेबल तुम हो, वो सीए नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की में ही आएगा कि ये प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन उन्हें ही करना है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। फिर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। भाई ये भी अपन का पढ़ा हुआ है कि डिम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स व्हिच हेल्प्स इन द preparation of the financial statements that are free from the material misstatements। क्या लिखा हुआ है? As management determines is necessary to enable preparation of financial statements that are free from material misstatements।
एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो कंपाइलेशन बन रहा है वो एकदम एक्यूरेट है, कंप्लीट है, वो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जजमेंट्स नीडेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें जजमेंट्स की जरूरत है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में या फिर किसी और एरिया में, उसमें भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। भले से हमारे जो प्रैक्टिशनर है उसने हमें असिस्ट किया कि भाई इसका ऐसे एस्टिमेट बना लो, इसमें ये जजमेंट ज्यादा सही रहेगा, फिर भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दी, मतलब जो लास्ट में बन के फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट बनेगा वो भी हमें एक बार उनके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अग्री करना है। तो देखो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल से पॉइंट्स है। सबसे पहले कि इसका यूज क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये इसका लिमिटेड यूज होगा क्या, कौन से एप्लीकेबल एफआरएस के बेसिस पे ये बनेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या पड़ा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and dim of internal controls, accuracy and completeness of the records, and last one judges needed in the preparation of the financial information। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट्स हो गए, बहुत ही सिंपल सा है। इन दी एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, आगे चलते हैं। अब हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद अपना कौन सा प्रोसीजर आता है कि हम अब इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, practitioner shall obtain understanding of the following matters sufficient to be able to perform the compilation engagement। क्या है, हमें किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, दो चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहले तो भाई एंटिटी है, बिजनेस क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, एंड देन उस पर कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है, भाई इंडेस वाली कंपनी, इंडेस वाली कंपनी वो हमें देखनी है। तो बेसिकली हमें दो चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सबसे पहले बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड दूसरा एप्लीकेबल एफआरएफ। Entities business and operations including entities accounting system and accounting records and applicable FRF including its application in the entities industry। आगे क्या लिखा हुआ है, practitioner shall compile financial information using records, documents, explanations and other information including significant judgments provided by the management। भाई अब प्रैक्टिशनर को क्या करना है, जो भी उसे रिकॉर्ड्स दिए गए, जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जो भी उसे एक्सप्लेनेशन, जजमेंट्स या एस्टिमेट्स, रीजनिंग दी गई है, उसके बेसिस पे उसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना है। Practitioner shall discuss with management TCWG those significant judgments for which practitioner has provided। अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था जजमेंट, मैं इसे जरा डिलीट कर दूं, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था जजमेंट। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट आगे आ गया अपना देखना है लोग को। तो ऊपर अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले प्रैक्टिशनर को कंपाइल करनी सब चीजें बेस्ड ऑन दी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, जजमेंट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि भाई प्रैक्टिशनर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना है अबाउट एनी सिग्निफिकेंट जजमेंट जिसमें उसे खुद में भी असिस्टेंस दी। देखो जनरली वो कोई भी असिस्टेंस नहीं देता है, जो उसे चीजें दी गई उसे बस वो कंपाइल कर देगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने पूछा और अगर उसने कुछ बताया तो उसे एक बार पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे एंड देन जाकर के वो उसके बेसिस पे कंपाइलेशन को करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, prior to completion of the compilation engagement practitioner shall read compiled financial information in light of practitioner's understanding of entities business and operations and of applicable FRF। देखो अब इन दो पॉइंट्स को मिला करके हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो कंपाइल हो चुकी है। अब जो हमारा जो प्रैक्टिशनर है उसने ऊपर जो बिजनेस एंड ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ली थी उसे वो अप्लाई करके ये जो भी इंफॉर्मेशन कंपाइल हुई है उसे वो पढ़ेगा, समझेगा और देखेगा कि भाई ये पूरा एकदम सही है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वैसे ही बनी है या फिर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। तो ये मतलब देखो ठीक है, उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, उसे जो डेटा मिला उसके बेसिस पे उसने बना दिया, लेकिन भाई इतना तो वो मैनेज करेगा ना कि जो उसको अंडरस्टैंडिंग मिली थी उसी के आसपास ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, पता चले उससे कुछ पढ़ा तो कुछ और था, मतलब उसे पता तो चला कि ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अंदर पता चल रहा है तो ग्रेनाइट के काम की क्यों लिखे हुए, ग्रेनाइट खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इसकी कटिंग हो रही है। तो भाई इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो उसकी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग थी उसी के बेसिस पे उसी के आसपास का वो डेटा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कुछ अलग हो गया। तो वो पहले खुद पढ़ के देखेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। If in course of compilation engagement, practitioner becomes aware that records, documents, explanation or other information including significant judgments provided by the management for compilation are incomplete, inaccurate or otherwise unsatisfactory। तीन चीजें, inaccurate, incomplete और unsatisfactory।
अगर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट उसे लगता है कि जो भी मुझे चीज दी गई है, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट, वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, तो ऐसे केस में उसे क्या करना है? Practitioner shall bring that to attention of the management and request additional or corrected information. देखो ये एकदम मैंडेटरी वो नहीं है कि हर बार प्रैक्टिशनर को ऐसा बताना होगा, क्योंकि जनरली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दिया उसे कंपाइल कर दो। लेकिन उसे बहुत ही एकदम होता है ना कि सामने नजर आ गया कि ये तो कुछ गलत है, इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, तो ऐसे केस में वो इस चीज के बारे में मैनेजमेंट को बता सकता है, उन्हें अवेयर करा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना? If practitioner is unable to complete engagement because management has failed to provide records, documents, explanation, or other information, including significant judgments, practitioner shall withdraw from engagement and inform management and TCWG of the reasons of withdrawing. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई अगर practitioner टाइम पे engagement नहीं करता है बिकॉज भाई उसे डेटा तुमने कल ही दिया है, वो कह रहे हैं मैं तुमसे 2 हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे डेटा दे दो, और तुम मुझे कल दे करके आज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर दूं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब मैं तो तुम्हारी ऑडिट को, तुम्हारे इस एंगेजमेंट को नहीं कर रहा, तो वो अगर विड्रॉ कर रहा है तो ऐसे केस में उसे प्रॉपर अपने रीजंस मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के देने होंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर को किन चीजों के बारे में पता चला है? कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट adequately refer to applicable FRF, या तो जो आपकी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तैयार हुई है वो एज पर द एप्लीकेबल FRF नहीं है, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है टू नॉट मेक देम मिसलीडिंग, और दूसरा क्या है? या तो फिर पूरे मिसलीडिंग है। देखो 3 पॉइंट्स लिखे हुए, या तो वो एज पर एप्लीकेबल FRF नहीं है, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है ताकि वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं हो जाए, या फिर वो पूरी की पूरी मिसलीडिंग है। तो ऐसे केस में प्रैक्टिशनर क्या करेगा? जो भी उसको प्रपोज लग रहे हैं सही अमेंडमेंट्स, वो जाकर के किसे बताएगा? मैनेजमेंट को बताएगा कि आपको ये सारे अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है अपनी इन्फॉर्मेशन में। इफ मैनेजमेंट डिक्लाइंस, अब मैनेजमेंट बोला कि नहीं मैं तो चेंजेस नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें परमिट कर रहा हूँ कि तुम चेंजेस को करो, तो ऐसे केस में प्रैक्टिशनर क्या करेगा? वो विड्रॉ कर लेगा मैनेजमेंट फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंड मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के रीजंस बता देगा ऑफ अबाउट हिज विड्रॉइंग। इफ विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल, कि भाई अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे भी एंगेजमेंट से विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, practitioner shall determine professional and legal responsibilities applicable in the circumstances, तो भाई वो डिटरमाइन करेगा कि इस केस में उसे क्या करना चाहिए, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। Practitioner shall obtain an acknowledgement from management or TCWG that they have taken responsibility for final version of the compiled financial information. भाई लास्ट में वो एक acknowledgement, एक written representation from the management TCWG ले लेगा कि भाई ये जो भी compiled financial information है, इसका जो भी फाइनल वर्जन है, जो भी इसका फाइनल सेट है, उसकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करते हो कि भाई अभी पूरी इन्फॉर्मेशन बन चुकी है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारा ऑफिस जो भी हमारा जो प्रैक्टिशनर है इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी ही रिकॉर्ड्स की बेसिस पे इन्फॉर्मेशन बनी है, एंड इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोसीजर्स ही हो गए, ये हम इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे क्या क्या प्रोसीजर्स लगेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अपन ने एंगेजमेंट तो परफॉर्म कर लिया, अब आता है अपना रिपोर्टिंग का कि हमें इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। क्या लिखा हुआ है इसमें? Practitioner's report. Practitioner's report issued for compilation engagement shall be in writing and shall include following elements. अब elements क्या है? सबसे पहला वही टाइटल, एड्रेस, स्टेटमेंट में प्रैक्टिशनर इज कंपाइल। अब ये पॉइंट आ जाएगा कि प्रैक्टिशनर सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट। जनरली अपना थर्ड पॉइंट पे आता है, बट आईसीआईडी से यहाँ निकाल के मैंने इसका पॉइंट चेंज नहीं किया, बाकी आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अपना क्या क्या है? टाइटल है, एड्रेस है, फिर क्या क्या एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है उसके बारे में लिखना है, ये लिखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया गया है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें लिखना है, फिर हमें प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी लिखना है। क्या क्या लिखना है? इन कंपाइलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड एज पर द एसआरएस, हमें ये लिखना है कि हमने ये जो एंगेजमेंट परफॉर्म किया है वो एज पर दिस एसआरएस किया है। एक्सप्लेनेशन दैट सिंस कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब ये हमें लिखना होगा कि भाई हमारा जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है और इसमें हमने कोई भी अपनी ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कराई है। प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, हमने किसी भी चीज को वेरीफाई या फिर उसको चेक नहीं किया कि ये सही है नहीं है। एंड accordingly, practitioner does not express audit opinion or review conclusion on whether financial information is prepared as per the applicable FRF, और हमने इसमें अपनी कोई भी ओपिनियन या रिव्यू नहीं प्रोवाइड कराया है। If financial information is prepared using SPFRF, अब SPFRF क्या है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो अपन ने किसमें पढ़ा था? SE 800।
An explanatory paragraph that describes purpose for which financial information is prepared and intended users। तो इसका पर्पस क्या है, अगर हमने एज पर दी SPFRF हमने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया तो इस पर्टिकुलर का एंगेजमेंट का पर्पस क्या है और ये किस इंटेंडेड यूजर्स के लिए। देखो SPFRF में हमेशा इंटेंडेड यूजर्स होते हैं। जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल कंपाइलेशन किसके लिए होता है, जनरल यूजर्स के लिए होता है। लेकिन अगर हमने SPFRF के अकॉर्डिंग किया तो वो हमारे कुछ इंटेंडेड यूजर्स, कुछ स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए होता है। Draws attention of readers of report to the fact that financial information is prepared as per the SPFR, meaning special purpose financial reporting provisions, and as a result, information may not be suitable for the other purposes। मतलब यही सिंपल सी बात है कि हमें लिखना है कि हमने ये जो भी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है वो एज पर दी SPFRF किया है और ये जनरल यूजर्स के लिए नहीं है, उनके लिए इसका कोई भी यूज नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं है। फिर डेट आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से इसमें पॉइंट्स से ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो लिख दो कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड इन केस अगर ये SPRF के अकॉर्डिंग हमने इसका कंपाइलेशन किया है तो इसमें हमें लिखना होगा कि भाई इसके पर्पस क्या है, इसके इंटेंडेड यूजर्स क्या है, एंड लास्ट में अपन को क्या लिखना होगा कि हमने ये एस पर भी SPFR किया है और इसको हम जनरल यूजर्स के काम नहीं आएगा, ये सिर्फ स्पेसिफाइड यूजर्स के ही काम आने वाला है। ठीक है, तो अब ना ये रिपोर्टिंग का भी काम हो गया। इसमें से भी 5 to 6 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इन 3 पॉइंट्स ऊपर वालों को हटा करके 6 पॉइंट्स करने हैं, ये तो हमेशा याद रहने वाले होते हैं तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा इसमें से 6 पॉइंट्स का नाम साफ कर लोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब आ गया अपना लास्ट टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन। क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रैक्टिशनर शैल इंक्लूड इन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन significant matters arising during the compilation engagement and how those matters were addressed by the practitioner। भाई कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो ड्यूरिंग द कंपाइलेशन अराइज हुए थे और उनको कैसे रिजॉल्व आउट कराया गया है। A record of how compiled financial information reconciles with underlying records, documents, explanation। भाई हमें पूरा इन डिटेल बताना होगा कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और उसके बेसिस पर हमने कंपाइलेशन बनाया है और ये किस तरह से इससे प्रॉपर्ली रिकंसाइल हो रहा है। प्रॉपर एक रिकंसिलेशन होना चाहिए, भाई मेरे पास इतने डेटा थे और इससे मैंने इस तरह से डेटा बनाया है, प्रॉपर्ली अपना रिकंसाइल हो रहा है, नीचे टोटल एकदम बराबर आ रहा है। A copy of final version of compiled financial information for which management or TCWG has acknowledged the responsibility in practitioner's report। भाई हमें जो भी हमारा फाइनल रिपोर्ट होगा, फाइनल वर्जन होगा हमारे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एंड द रिपोर्ट ऑफ आवर्स, वो हमें एकदम संभाल के रखनी है। जो भी हमारा फाइनल वर्जन है, फाइनल वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल वर्जन ऑफ द रिपोर्ट, वो हमें एकदम अपने पास संभाल के अपने डॉक्यूमेंटेशन में रखना है। And copy of entities trial balance summary of significant accounting records or other information that practitioner used to perform the compilation। मतलब लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी का जो भी DB है और जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिनके बेसिस पे हमने वो कंपाइलेशन बनाया उन्हें भी हमें संभाल के रखना है। तो बहुत ही सिंपल से हमने 3-4 पॉइंट्स आ गए। सबसे पहले क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं, दूसरा हमने किस तरह से अपने पूरे रिकंसाइल करके हमने इन्फॉर्मेशन को बनाया है वो हमें लिखना है, जो भी हमारे फाइनल वर्जन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट है वो हमें संभाल के रखना है, एंड हमें जो भी एंटिटी का ट्रायल बैलेंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, इसके बेसिस पर हमने वो इन्फॉर्मेशन को तैयार किया है, उसे भी हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन में संभाल के रखना है। So here we have completed our SRS 4410। तो हमारे इसी के साथ हमारा रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। कम टाइम में हमने मैक्सिमम चीजों को कवर कर लिया, मैक्सिमम क्या पूरा भाई ऐसे मटेरियल हमने कवर कर लिया। आई कैन वाउच, अगर आप लोग जाके अभी कंपेयर करने बैठोगे ना तो मैंने कहीं से भी ऐसे का एक लाइन भी नहीं छोड़ी, एक डॉट भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें मैंने कवर कर लिया एंड विद इन 6 पेजेस। भाई 6 भी नहीं बोलूंगा तो 5 पेजेस बोलूंगी, 6 का तो इतना सही पोर्शन है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वाला, बाकी तो सिर्फ 5 पेजेस में रिलेटेड सर्विस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 5 पेजेस आराम से अपना 10 मिनट में कवर कर सकते हो अगर आपने पूरा का पूरा एक बार अच्छे से इसको पढ़ रखा है तो। रिवीजन के लिए बोलूँ 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है अगर इन 5 पेजेस को आप कर रहे हो तो। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा, आप लोग को लगा होगा कि हाँ भाई मैं कम टाइम में अपना पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन कर पाया हूँ, कर पाई हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसा लगा हो तो मुझे एक जरूर लाइक दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मेरी रिवीजन आपको हेल्प कर रहे हैं। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा देती हूँ, जल्दी आप लोग के साथ एक नए चैप्टर के साथ जरूर मिलूंगी। सो हियर दिस इज सी रनवी गुप्ता साइनिंग ऑफ।